नमस्कार, आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। भारतवर्ष का नंबर 1 बुलेटिन आप देखने जा रहे हैं। मेरे साथ करुणा शंकर भी मौजूद हैं। शुरुआत कर रहे हैं यूपी के मेरठ की हैरत अंगेज खबर के साथ। मेरठ में सांप काटने से हुई मौत के केस में एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। सांप काटने से नहीं बल्कि गला दबाने की वजह से युवक की मौत हुई थी और पता यह चला है कि पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर इस खौफनाक मर्डर की साजिश रची। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गला दबाने की बात सामने आई। आरोपी पत्नी रविता ने अपना गुनाह भी कबूल कर लिया है। मेरठ में सांप के काटने से युवक की मौत मामले में नाटकीय खुलासा हुआ है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार युवक की मौत सांप के काटने से नहीं बल्कि गला दबाने से हुई है। पुलिस ने पूछताछ के बाद खुलासा किया है कि मृतक की पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की गला दबाकर हत्या कर दी। इसके बाद शव के नीचे सांप रख दिया ताकि लगे कि सांप के काटने से मौत हुई है। घटना मेरठ के अकबरपुर सादात गांव की है। यहां 3 दिन पहले अमित नामक युवक की मौत हो गई थी। उसका शव चारपाई पर मिला और शव के नीचे एक सांप दबा हुआ था। परिजन और ग्रामीणों को लगा कि उसकी मौत सांप काटने से हुई है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया और पुलिस ने मामले की जाँच शुरू की। जांच के दौरान पुलिस को शक हुआ कि मामला हादसा नहीं है बल्कि हत्या है, जिसे छुपाने की कोशिश की गई। पूछताछ में सामने आया कि अमित की पत्नी रविता के गांव के ही एक युवक से अवैध संबंध थे। अमित को रास्ते से हटाने के लिए रविता ने प्रेमी के साथ मिलकर ये साजिश रची। आरोपी पत्नी और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही दोनों का साथ देने वाले गाँव के एक शख्स को भी गिरफ्तार किया गया है। हरियाणा के भिवानी हत्याकांड में पुलिस ने आरोपियों से पूछताछ में एक बड़ा खुलासा किया है। पुलिस का कहना है कि पत्नी रवीना ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर प्रवीण की हत्या की साजिश को पहले से ही रच लिया था। आप देखिए खबर। मासूम चेहरा, रील बनाने का शौक, डांस का वीडियो, यूट्यूबर बॉयफ्रेंड और खूनी साजिश। अंजाम पति की गला घोंटकर हत्या। अगर ये सीसीटीवी फुटेज सामने नहीं आता तो शायद इस वारदात की सच्चाई सामने आने में लंबा वक्त लग जाता। भिवानी में पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी। मृतक प्रवीण के पिता का कहना है कि हत्या दिन में नहीं बल्कि रात में की गई। दिन में हत्या की बात गलत है। एक खबर छापी है जी कि दिन में इसकी हत्या कर दी गई है, जबकि 9:30 बजे कैमरे फुटेज हमारे पास हैं। मतलब भाई रात के 9:30 बजे क्या वो भूत बन के आंट रहा था रात को। अब पुलिस ने भी इस मामले में नया खुलासा किया है। पुलिस का कहना है कि हत्या की साजिश पहले ही रची गई थी। पत्नी रवीना पति को लो प्रोफाइल समझती थी। मृतक के भाई का कहना है कि 25 मार्च को रवीना ने देर रात अपने प्रेमी सुरेश को कॉल करके अपने घर बुलाया। दोनों ने पहले चादर से सिर ढककर उसका दम घोटने की कोशिश की और उसके बाद रवीना ने अपनी चुन्नी से गला घोटा। प्रवीण भाई पे चादर घेर दी उनके ऊपर और पीछे से भाभी ने उनके जो हरियाणवी में कहते हैं सोटा होता है लकड़ी का, वो पीछे से मारा, फिर चुन्नी से गला घोट दिया। चौंकाने वाला ये पूरा मामला है। पुलिस अब रवीना की फोन चैट्स खंगाल रही है और जांच जारी है। भिवानी से देखिए TV9 भारतवर्ष की एक ग्राउंड रिपोर्ट। हरियाणा के भिवानी में इस वक्त हम मौजूद हैं, जहां से हैरान करने वाली घटना सामने आई है। एक पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही पति की हत्या कर दी, उसी के मकान के भीतर। गुजरों की ढाणी इस मोहल्ले का नाम है और हम जिस मकान के सामने खड़े हैं यही वो मकान है जहां पर प्रवीण अपने पूरे परिवार के साथ रहा करता था। लेकिन 25 मार्च के दिन उसकी पत्नी रवीना राव, जो कि इंस्टाग्राम पर और यूट्यूब पर अपने आप को इन्फ्लुएंसर या फिर कहें सोशल मीडिया आर्टिस्ट बताती थी, और उसने अपने पति की हत्या इसी मकान के भीतर कर दी और अपने प्रेमी सुरेश के साथ मिलकर लाश को ठिकाने भी देर रात लगा दिया, जिसकी सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई है। हालांकि अब दोनों पुलिस की गिरफ्त में है, लेकिन परिवार में सन्नाटा पसरा हुआ है। कोई भी व्यक्ति इस मामले पर बातचीत करने को तैयार नहीं है, क्योंकि सभी इस घटना से हैरान है कि आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है। उनका एक 6 साल का बच्चा भी है और उसके बावजूद रवीना ने अपने पति की गला घोंटकर हत्या कर दी। मिर्जापुर वेब सीरीज आपको याद होगी। मिर्जापुर में अब एक ऐसी वारदात का खुलासा हुआ है जिसको इसी वेब सीरीज को देखकर अंजाम दे दिया गया। हैरानी की बात तो यह है कि हत्या की इस घटना को 3 नाबालिगों ने अंजाम दिया।
मिर्जापुर पुलिस ने खुलासा किया है कि पैसे के लिए 3 नाबालिग दोस्तों ने बोलेरो मालिक की चाकू से गर्दन पर वार कर हत्या कर दी, फिर शव को जंगल में फेंक दिया था। बोलेरो को बिकवाने वाला साजिशकर्ता भी गिरफ्तार किया गया है। तीनों नाबालिगों ने मिर्जापुर वेब सीरीज को देखकर हत्या की साजिश रची थी। एक आरोपी का नाम मिर्जापुर वेब सीरीज के पात्रकालीन से मिलता जुलता है। हत्या में शामिल चाकू और बोलेरो को बरामद कर लिया गया है। सभी आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। शुरुआती पूछताछ में पता चला है कि 10 अप्रैल को विदाई कराने के लिए आरोपियों ने बोलेरो बुक की, जिसके बाद जंगल में ले जाकर प्रमोद कुमार को शराब पिलाई और जब वो नशे में हो गया तो चाकू से गला काट कर उसकी हत्या कर दी। इसके बाद शव को जंगल में छिपा दिया। 2 लड़के जो उसी के गांव के रहने वाले हैं, एक विदाई के कराने के नाम पर गाड़ी लेकर गए थे और रास्ते में उनका एक साथी और मिल गया था। इनके द्वारा पूर्व योजना के तहत ये बोलेरो गाड़ी लूटना चाह रहे थे। उसने जो ड्राइवर था प्रमोद गुप्ता, उसको शराब पिलाई और जंगल में ले जा करके चाकू से गला रेत उसकी हत्या कर दी गई। और महाराष्ट्र के भिवंडी इलाके में 4.5 साल पहले लापता हुए नाबालिग की गुमशुदगी का राज खुल गया है। ये रिपोर्ट देखिए। महाराष्ट्र के ठाणे की क्राइम ब्रांच ने फिल्मी अंदाज में किए गए मर्डर के मामले का खुलासा किया है। नवंबर 2020 में लापता हुए नाबालिग शोएब शेख के मामले में पुलिस ने एक मौलवी को गिरफ्तार किया है, जिस पर आरोप है कि उसने 17 साल के शोएब की हत्या कर उसके शव को अपनी ही दुकान में दफना दिया था। मृतक की मां ने अब मौलवी को फांसी देने की मांग की है। पुलिस आई है बांगे के इस पे दुकान पे पुलिस आई है बोले तो हम लोग जवाब को देखा, हमको पता भी नहीं था कि ने ऐसा मारे। क्या बात थी, इतना छोटा बच्चा मेरे से दूर नहीं है, पास नहीं। चलो दूर है, मेरे को मार देना था ना, तुम्हारा बच्चा ऐसा करे मेरे को बोलता तो मैं उसको सब कुछ दे देती। मेरे बच्चे को लेकर निकल दिया। पूछताछ में आरोपी मौलवी गुलाम रब्बानी ने कबूल किया कि उसने ही शोएब शेख की हत्या की थी और फिर उसके टुकड़े किए। कुछ टुकड़े सड़क पर फेंके और कुछ अपनी ही दुकान में दफना दिए। पुलिस को आरोपी की तलाश पिछले साल से ही थी। हाल ही में ठाणे क्राइम ब्रांच को उसके बारे में जानकारी मिली, जिसके बाद एसएसपी गोरखनाथ धारगे की टीम ने उसे पकड़ा। पुलिस ने फॉरेंसिक टीम की मदद से उसकी दुकान से शव के कुछ हिस्से बरामद किए हैं। विदेशी फंडिंग के मामले में सीबीआई ने आम आदमी पार्टी के नेता दुर्गेश पाठक के घर पर रेड की है। सीबीआई ने कल ही इस पूरे मामले में केस को दर्ज किया था। आप ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। आम आदमी पार्टी के नेताओं की मुश्किल कम होने का नाम नहीं ले रही है। इस वक्त मैं मौजूद हूं आप नेता और राजेंद्र नगर से विधायक रह चुके दुर्गेश पाठक के घर पर, जो कि गुजरात के प्रभारी भी हैं, सह प्रभारी हैं। इस वक्त उनका घर हम आपको दिखाएं तो ये राजेंद्र नगर में उनका घर है। यहाँ पर फर्स्ट फ्लोर पे दुर्गेश पाठक रहते हैं। फिलहाल आप देखेंगे तो आपको दरवाज़ा यहाँ पर बंद नज़र आएगा। इसकी वजह ये है कि अंदर जो है सीबीआई की टीम मौजूद है। पिछले कई घंटों से उनसे पूछताछ की जा रही है और बताया जा रहा है कि जो मामला है वो विदेशी फंडिंग यानी कि FCRA से जुड़े एक मामले में उनको आरोपी बनाया गया था। और इससे पहले जो है ईडी भी इस मामले में कार्रवाई कर चुकी है। आरोपी लगा था कि विदेशी फंडिंग में जो लिया गया उसमें अनियमितता बरती गई। हालांकि आम आदमी पार्टी के तमाम नेता हैं वो ये कह रहे हैं कि ये एक राजनीतिक द्वेष के कारण है, क्योंकि जो दुर्गेश पाठक हैं उनके पार्टी में काफ़ी अहमियत है और उनको सह प्रभारी बनाया गया है। गुजरात का विधानसभा चुनाव है 2027 में। और आम आदमी पार्टी के नेता दुर्गेश पाठक के घर सीबीआई के छापे को पार्टी ने बदले की भावना करार दिया है। सुनिए। ये तो 10 साल से ही राग अलाप रहे भाजपाई, विदेशी फंडिंग विदेशी फंडिंग विदेशी फंडिंग। क्या हो गया उसका? तो ये मामला कैसे बना? ये मामला तब बना जब गुजरात के सह प्रभारी बनाए जाते हैं दुर्गेश पाठक। अब बताइए ना, तो 10 साल से विदेशी फंडिंग का राग अलाप रहे भाजपाई, तो आज तक तो कुछ नहीं हुआ। अब क्यों छापा पड़ गया? सीबीआई क्यों धमकाने पहुंच गई इस दुर्गेश पाठक को? आपने सीबीआई धमकाने के लिए भेज दिया। ये बीजेपी की बौखलाहट को दर्शाता है। यह दर्शाता है कि मोदी जी का गढ़ गुजरात सुरक्षित नहीं है। वह पार्टी की हार की संभावना उनको दिख रही है। इधर आरजेडी विधायक रीतलाल यादव की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। रंगदारी और जान से मारने की धमकी के मामले में उन्होंने आज पटना के दानापुर कोर्ट में सरेंडर किया।
बिहार के आरजेडी विधायक रीतलाल यादव ने अपने साथियों के साथ दानापुर कोर्ट में सरेंडर कर दिया, जिसके बाद उन्हें भारी सुरक्षा के बीच 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में बेऊर जेल भेजा गया है। आरजेडी विधायक पर पटना के एक बिल्डर से रंगदारी और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगा था, जिसके बाद पुलिस ने उनसे जुड़े ठिकानों पर रेड की थी और कई दस्तावेज बरामद किए थे। वहीं सरेंडर के बाद रीतलाल यादव ने गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने दावा किया है कि उनकी हत्या की साजिश रची गई थी। हमको हत्या करने के लिए महीनों दिन से प्रयास किया जा रहा है। हमने जब जानकारी हुई बात को हमको मेरी हत्या के कारण हत्या करने की साजिश रचा गया इस तरह से, जो कि 47 भी मेरे विरोधी को उपलब्ध कराया गया कुछ पदाधिकारी के द्वारा कि तुम रीतलाल को मार दो, हम तुम्हारे ऊपर केस नहीं होने देंगे। ये बात जब हमको जानकारी हुआ तब हम अपना पर्सनल बॉडीगार्ड को बढ़ा लिए, 7-8 कर लिए, 9-10 कर लिए। और बिहार चुनाव पर महागठबंधन की तैयारी तेज हो गई है। पटना में आज महागठबंधन की बैठक होने जा रही है। आरजेडी के दफ्तर में दोपहर 2 बजे ये मीटिंग रखी गई। विधानसभा चुनाव को लेकर इस मीटिंग में रणनीति बनेगी। सीएम चेहरे और सीटों के बंटवारे को लेकर आज की मीटिंग में चर्चा संभव है। यह अहम मीटिंग होनी है आरजेडी के दफ्तर पर। दोपहर 2 बजे ये मीटिंग होगी। अब आपको बताते हैं कि बैठक का एजेंडा क्या है। बिहार पर महागठबंधन की बैठक होने जा रही है। विधानसभा चुनाव, सीट बंटवारे का फॉर्मूला, सीएम चेहरा कौन होगा? तेजस्वी यादव क्या महागठबंधन के सीएम के चेहरे के तौर पर आगे किए जाएंगे? आज चर्चा मुमकिन है। गठबंधन की एकजुटता को लेकर बात होगी और प्रचार की रणनीति क्या हो, इस पर भी होगा मंथन। और देखिए, अब बात करते हैं वक्फ संशोधन कानून 2025 के, और इस पर थोड़ी ही देर के बाद सुनवाई शुरू हो जाएगी सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में दोपहर 2 बजे सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट आज अंतरिम आदेश दे सकता है। केंद्र सरकार से कोर्ट ने वक्फ बाय यूजर पर जवाब बाकायदा मांगा है और आज इसकी सुनवाई में केंद्र सरकार की तरफ से इस पर जवाब दिया जाएगा। तो आपको बता दें कि कल की सुनवाई के बाद आज एक बार फिर से इस पर सुनवाई को लेकर वक्त दिया गया था और आज देखना होगा कि क्या जो अंतरिम आदेश है वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आता है इस पूरे मामले पर। और आइए अब रुख करते हैं पश्चिम बंगाल का। मुर्शिदाबाद हिंसा पर बड़ा खुलासा हुआ है। हिंसा भड़काने में आतंकी जशीमुद्दीन के वीडियो का इस्तेमाल किया गया था। क्या है ये पूरी खबर, देखिए इस रिपोर्ट में। मुर्शिदाबाद हिंसा की तफ्तीश में नई परतें खुली हैं। अब खुलासा हुआ है कि बांग्लादेशी आतंकी जशीमुद्दीन के जहरीले और भड़काऊ वीडियो को दिखा करके भीड़ को उकसाया गया था। इस वीडियो में बांग्लादेशी आतंकी जशीमुद्दीन भारत के टुकड़े करने की धमकियां दे रहा है। यह आतंकी वीडियो में सीएम ममता बनर्जी से भारत से अलग होने की अपील कर रहा है। वीडियो में खालिस्तान, पाकिस्तान और चीन से भी भारत के खिलाफ साजिश बढ़ाने की बात कही गई है। बांग्लादेशी आतंकी जशीमुद्दीन रहमानी की जहरीली क्लिप हम आपको सुना नहीं सकते, क्योंकि उसमें कही गई बातें बेहद आपत्तिजनक हैं और देश विरोधी हैं। ऐसे में भारत के इस दुश्मन की पूरी टेरर फाइल जान लीजिए। यह आतंकवादी संगठन अंसारुल्लाह बंगला टीम यानी कि एबीटी का सरगना है। इस आतंकी को तत्कालीन शेख हसीना सरकार ने 2015 में प्रतिबंधित किया था। यह आतंकी गतिविधियां चलाने का दोषी है। इसे 2013 में ब्लॉगर की हत्या के मामले में गिरफ्तार किया गया था। इस खूंखार आतंकी को यूनुस सरकार आने पर अगस्त 2024 में रिहा किया गया। भारत में आतंकियों की घुसपैठ कराई थी। जशीमुद्दीन रहमानी उत्तर पूर्वी राज्यों में हुए आतंकी हमलों में भी शामिल रहा है। इधर पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हिंसा को लेकर सुरक्षा एजेंसियों की जांच रिपोर्ट से बड़ा खुलासा हुआ है। इस हिंसा में बांग्लादेश की जेल से भागे आतंकी शामिल थे। टीवी 9 भारतवर्ष की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आप देखिए। मुर्शिदाबाद हिंसा की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, रोज नए नए चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। सुरक्षा एजेंसियों की जांच रिपोर्ट से एक और बड़ा खुलासा हुआ, जिसके मुताबिक इस हिंसा में बांग्लादेश की जेलों से भागे आतंकी शामिल थे और पहचान छिपाने के लिए बुर्का पहनकर हमले को अंजाम दिया गया। अभी भी बंगाल के कई हिस्सों में यह हमलावर छिपे हुए हैं और वो सीमा पार करके बांग्लादेश भागने की फिराक में है। इन आतंकियों के नामों का भी खुलासा हुआ है। हमले में शामिल आतंकी ज्वेल, इनामुल, मिजान, रिपन, अरशद सीमा पार से आए हैं और हिंसा के दौरान आगजनी के लिए गैस सिलेंडर, चाकू, धारदार हथियार के इस्तेमाल का निर्देश था। इसके अलावा इन आतंकियों को सीमा पार करते वक्त हथियार न लाने के सख्त निर्देश थे, ताकि बीएसएफ की सख्त चेकिंग से बचा जा सके।
दरअसल बंगाल को चलाने के लिए बांग्लादेश की राजधानी ढाका में स्क्रिप्ट लिखी गई। जानकारी के मुताबिक हिंसा का ब्लूप्रिंट आईएसआई ने तैयार किया और आईएसआई के प्लान के मुताबिक हिंसा की साजिश को रचा गया। और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल आज अपना 86वां स्थापना दिवस मना रहा है। गृह मंत्री अमित शाह इस मौके पर मध्य प्रदेश के नीमच में एक कार्यक्रम में शामिल हुए। ये रिपोर्ट देखिए। वीडियो मध्य प्रदेश के नीमच का है। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स का 86वां स्थापना दिवस मनाया गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मध्य प्रदेश के नीमच में हुए कार्यक्रम में शामिल हुए और परेड का निरीक्षण किया। जवानों ने गृह मंत्री के सामने अपने शौर्य का प्रदर्शन किया। आप देख सकते। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि देश की सुरक्षा में सीआरपीएफ के योगदान की अनदेखी नहीं की जा सकती। तिरुपति का एक हौसला रखने वाले दुर्दांत नक्सलियों को आज 4 जिलों में सिमट कर रख देना, इस सारे कारनामों में हमारे सीआरपीएफ के जवानों का बहुत बड़ा योगदान। ढेर सारी पुस्तकें भी इनकी वीरता, इनकी कर्तव्यपरायणता, इनका हौसला और देशभक्ति की गाथा नहीं लिख सकती। इस सीआरपीएफ 1939 में क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के नाम से इसका गठन किया गया। झारखंड के धनबाद में कांग्रेस पार्टी के 2 गुटों के बीच हुए विवाद में जमकर लाठी डंडे चले। बीच सड़क पर काफी देर तक तमाशा होता रहा। आप रिपोर्ट देखिए। बाद में बीच सड़क पर हुए हंगामे और मारपीट की तस्वीरें कांग्रेस पार्टी के 2 गुटों की है, जहां रणधीर वर्मा चौक पर दोनों गुटों के समर्थकों ने एक दूसरे पर लोहे की रॉड और पाइप से हमला किया। इस दौरान मामले को कवर करने गए पत्रकारों को भी निशाना बनाया गया, जिसमें कई मीडिया कर्मी भी घायल हो गए। देखें बस गाड़ी लेकर आया तो 4 वहाँ पे गाड़ी रॉड वगैरह निकाल के एकदम मारपीट। किसको मार रहा था नहीं मार रहा था ये हमको नहीं जानकारी। देखिए कांग्रेस के थे कौन थे ये हमने बता। पुलिस के मुताबिक हंगामा और मारपीट करने वालों पर तत्काल कार्रवाई की जा रही है। शिकायत मिला कांग्रेस पार्टी के लोग जो हैं वो प्रेस वाले लोग को मारपीट किया, मोबाइल छीन लिए। वो अपने में भी लड़े थे। हाँ, वो लोग दोनों आपस में लड़ रहे थे। ये लोग तो मीडिया लोग को तो प्रचार प्रसार करना हर चीज का काम है, वो करने के लिए गए हुए। कई पुलिस वाले चोटी भी हुई है, ब्लीडिंग भी हुई है। उस पर इंजरी देखा जाएगा जैसा होगा। कब तक गिरफ्तार करेंगे? तब तक इलाज के लिए हॉस्पिटल भेजा गया है, वहाँ से आने के रिपोर्ट के बाद जैसा होगा। और अभी तुरंत कार्रवाई तत्काल हो रही है। कांग्रेस नेताओं ने अपनी पार्टी के नेताओं के 2 गुटों के झगड़े पर खेद प्रकट किया और पत्रकारों पर हमला करने को लेकर दुख जताते हुए माफी मांगी। और बीती रात लखनऊ में दिलावर नगर और रहीमाबाद के बीच गरीब रथ ट्रेन को पलटाने की साजिश के बाद सुरक्षा एजेंसियां जांच में जुट गई। जिस जगह रेलवे ट्रैक पर लकड़ी का एक टुकड़ा रखा गया था, वहां से टीवी9 संवाददाता विपिन चौबे की एक ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। प्रदेश के राजधानी लखनऊ के दिलावर नगर और रहीमाबाद रेलवे स्टेशन के बीच बीती रात 2 बड़ी लाइन की ट्रेनों को पलटाने की साजिश को नाकामयाब कर दिया गया। हमारी मौजूदगी इस वक्त उसी दिलावर नगर रेलवे स्टेशन पर है, जहां पर इस पूरी घटना को अंजाम दिया जाना था और जिसकी साजिश को किया गया था। और हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे इन दोनों स्टेशनों के बीच में इस ट्रेन को पलटाने की साजिश थी, जिसके लिए ट्रैक पर बाकायदा एक 6 फीट का लकड़ी का बोटा रखा गया था। बोटे को छिपाया गया था, लेकिन उसी ट्रैक के बगल वाले ट्रैक से गुजर रही काशी विश्वनाथ ट्रेन के लोको पायलट ने इसको देख लिया और तत्काल इस रेलवे स्टेशन यानी दिलावर नगर रेलवे स्टेशन के स्टेशन मास्टर को इस बात की सूचना दी और स्टेशन मास्टर ने सुरक्षा एजेंसियों को सतर्क किया गया। इसी ट्रैक पर आ रही दूसरी गरीब रथ जो ट्रेन इस ट्रैक से गुजर रही थी, उसको तत्काल मलिहाबाद रेलवे स्टेशन पर रोक दिया गया। ये एक बहुत बड़ी साजिश थी कि ट्रेन जब यहाँ से गुजरती तो आप समझ सकते हैं एक बड़ी घटना को अंजाम दिया जाना था। एक बहुत बड़ी साजिश थी और ये पहला मौका ऐसा नहीं है जब लखनऊ और आसपास के इलाकों में ट्रेनों को पलटाने की साजिश को किया गया हो। इससे पहले अगस्त 2024 में भी इसी तरह की घटना को अंजाम दिया जाना था और आप समझ सकते हैं उस वक्त भी समय रहते उस घटना को बेनकाब किया गया और ट्रेनों को पलटाने की साजिश को नाकामयाब किया गया। कल यानी बुधवार को भी ऐसी ही घटना को अंजाम दिया जाना था, जिसके चलते दिलावर नगर और रहीमाबाद रेलवे स्टेशन के बीच में जिस ट्रैक पर हम खड़े हैं, इसी ट्रैक को बाधित करने के मकसद से बाकायदा लकड़ी के बोटे को यहाँ पर रखा गया था और उसको ढक दिया गया था। लेकिन
काशी विश्वनाथ जो ट्रेन है उसका लोको पायलट उसकी नजर पड़ जाती है। तत्काल दिलावर नगर के स्टेशन मास्टर को सूचना दी जाती है। सुरक्षा एजेंसियां मौके पर पहुंचती हैं। गरीब रथ ट्रेन जो है जिसको इस रास्ते से गुजरना था उसको मलिहाबाद रेलवे स्टेशन पर रोका जाता है और घंटे भर के लिए ट्रेन रूट बाधित हो जाता है। और आप समझने की कोशिश करिए, उस बाधित रूट के बाद 1 घंटे की सर्च के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने अपनी क्लियरेंस दी है और आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ से ट्रेन आ रही है। इसी तरह से उस ट्रेन को गुजरना था और एक बड़ी साजिश को अंजाम दिया जाना था। तमाम इस सुरक्षा एजेंसियों से जुड़े हुए लोग हैं, वो जानने और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार इसका मास्टरमाइंड कौन बैठा है। क्या ये किसी शरारती तत्व की देन है या फिर कोई एक बड़ी साजिश है जिसको अंजाम देने की कोशिश की जा रही है। कैमरा पर्सन सुभाष के साथ विपिन चौबे, TV9 भारतवर्ष, लखनऊ, रहीमाबाद, दिलावर नगर। खबर बिजनौर से। बिजनौर में तेंदुओं का आतंक जारी है। गेहूं काट रहे किसानों पर तेंदुए ने हमला कर दिया। हमले में 4 किसान काफी बुरी तरह से घायल हुए। जंगल का सबसे खतरनाक जानवर, वो सामने आता है तो सांसें रुक जाती हैं, वो नजरें दिखाता है तो दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं। उसकी फुर्ती, उसकी ताकत और हमला करने का अंदाज इसे जंगल का सबसे खूंखार जानवर बनाता है। लेकिन यही खूंखार जानवर अब किसानों के खेतों में घुसा है। खतरनाक जानवर का नाम है लेपर्ड यानी तेंदुआ। बिल्ली की प्रजाति, लेकिन आकार बाघ से थोड़ा छोटा। शिकार करने में माहिर, शिकार को गुमराह करने में बेहद शातिर और रफ्तार ऐसी कि कोई भी इसके पंजे से बच नहीं सकता। स्पीरों को देखिए, लोगों में घबराहट, अफरा तफरी गांव में घुसे जंगल के शिकारी की वजह से है। तस्वीरें बिजनौर के मुबारकपुर गांव की हैं। खेतों में गेहूं काट रहे किसानों पर तेंदुए ने हमला बोल दिया। खबर मिलते ही आसपास के गांव वाले लाठी डंडे लेकर मौके पर पहुंचे। देख सकते हैं कि ग्रामीणों ने गेहूं के खेत को घेर लिया और उसके बाद तेंदुए ने किसानों पर हमला बोल दिया। तेंदुए के हमले में 4 किसान घायल हुए। कैसे तेंदुए ने किसानों को लहूलुहान कर दिया, ये देखिए। मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने किसानों से सचेत रहने को कहा है। और ग्वालियर के रामकृष्ण मिशन आश्रम के सचिव स्वामी सुप्रदीप्तानंद को साइबर ठगों ने 26 दिनों तक डिजिटल अरेस्ट रखा और 2.5 करोड़ रुपए ठग लिए। मध्य प्रदेश में सबसे लंबे चले डिजिटल अरेस्ट का मामला सामने आया है। ग्वालियर जिले के रामकृष्ण मिशन आश्रम के सचिव स्वामी सुप्रदीप्तानंद को 26 दिन तक डिजिटल अरेस्ट कर 2 करोड़ 52 लाख रुपए ठगे गए। अब स्वामी सुप्रदीप्तानंद ने इसकी शिकायत साइबर क्राइम शाखा में दर्ज कराई है। पुलिस ने अज्ञात ठगों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। दरअसल ग्वालियर जिले के थाटीपुर स्थित रामकृष्ण मिशन आश्रम के सचिव स्वामी सुप्रदीप्तानंद को वीडियो कॉल के माध्यम से 26 दिन तक डिजिटल अरेस्ट किया गया। शातिर ठगों ने खुद को नासिक पुलिस का ऑफिसर बताकर कॉल की और स्वामी को नरेश गोयल मनी लॉन्ड्रिंग केस में फंसाने की बात कही। 17 मार्च को आई पहली कॉल के साथ ठगी की शुरुआत हुई, जिसके बाद 26 दिन तक स्वामी सुप्रदीप्तानंद को डिजिटल अरेस्ट कर अलग अलग बैंक खातों में 2 करोड़ 52 लाख रुपए ट्रांसफर कराए गए। ठगों ने स्वामी सुप्रदीप्तानंद को झांसा दिया और 15 अप्रैल तक ये राशि वापस कर दी जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसके बाद 16 अप्रैल को स्वामी सुप्रदीप्तानंद ने ग्वालियर के पुलिस अधीक्षक धर्मवीर सिंह से शिकायत की। इसके बाद साइबर क्राइम ब्रांच में केस दर्ज किया गया। और अहम खबर है, रॉबर्ट वाड्रा से ईडी की तीसरे दिन पूछताछ हुई है। आज रॉबर्ट वाड्रा से करीब 2 घंटे तक पूछताछ की गई। वाड्रा ने कहा है कि सारे सवालों का जवाब दे रहा हूं। 2008 के जमीन सौदे में वाड्रा से एक बार फिर प्रवर्तन निदेशालय की टीम पूछताछ कर रही है। ईडी के अफसरों के सवालों का सामना करना पड़ रहा है रॉबर्ट वाड्रा को। और अब खबर यूपी के मथुरा से, जहां पर एक बुजुर्ग महिला कोर्ट परिसर में मौजूद पेड़ पर चढ़ गई। ये पूरा मामला है क्या, आप देखिए। तस्वीरें मथुरा के उपराजस्व अधिकारी के कोर्ट परिसर की हैं, जहां इस बुजुर्ग महिला को पेड़ से उतारने के लिए आला अधिकारी मशक्कत करते नजर आए। सब लोग कह रहे हैं, जज साहब भी कह गए कि तू आजा, तेरी बात सुनेंगे, तेरा काम करो। जैसे तैसे बुजुर्ग महिला को पेड़ से नीचे उतारा गया। बुजुर्ग महिला की शिकायत भी सुन लीजिए। सब मैं 40 साल से परेशान कर रहा है जज ने, और मेरे कोई कसूर नहीं है। ना मैंने कोई नाली हटाई, ना SDM हटाई, और वो रोज मारे पे गांव के जिनको केस कर रहा है, पैसा वाले आदमी है ना, गांव में रहने, मेरे घर खेत सब ले लिया और मैं कोशिश में पड़ी हूँ। बुजुर्ग की शिकायत थी कि उसे महीने में कई तारीखें देकर जानबूझकर परेशान किया जा रहा है, साथ ही उससे रिश्वत भी मांगी जा रही है। वहीं आरोपों को जज साहब ने खारिज किया है। अभी जरा में ही लगी। महिला का आरोप ये है कि वो बहुत दूर से आती है, उसके पास किराए के लिए पैसा नहीं है। आप जल्दी तारीख लगा रहे हैं ताकि वो परेशान। नहीं, जल्दी तारीख नहीं लगी। कितने डेट में तारीख लगी है मैम, बताना कितनी डेटों में तारीख लगी है?
50,000 रुपए की डिमांड की गई। गलत गलत, बिल्कुल गलत। महिला के वकील महिला के सामने ही आके इसकी पुष्टि कर गए। और राजस्थान में एक मटकी बनाने वाले युवक को 10.5 करोड़ का टैक्स जमा करने का नोटिस मिल गया। करोड़ों का नोटिस मिलने से पूरे परिवार के होश उड़ गए। बूंदी के विष्णु प्रजापत पिछले 1 महीने से पुलिस थाने और इनकम टैक्स के दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं। 11 मार्च को इन्हें 10.5 करोड़ का टैक्स जमा कराने के लिए नोटिस मिला था। युवक ने जब सीए से पड़ताल करवाई तो हैरान करने वाला खुलासा हुआ। मुंबई में मेरे नाम से जीएसटी रजिस्ट्रेशन करके और ये फर्जी कंपनी चला रखी, यानी मेरे नाम से किसी ने फर्म बना के और इतना ट्रांजैक्शन कर रखा है फर्जी कंपनी बना के, जिसमें ज्वेलरी, डायमंड, गोल्ड वगैरह का व्यापार कर रखा है। जब विष्णु शिकायत लेकर पुलिस के पास पहुंचे तो पता चला कि साल 2019-20 में विष्णु ने एक कंपनी में नौकरी के लिए कुछ कागजात जमा कराए थे। इन्हीं दस्तावेजों का गलत इस्तेमाल किया गया है। ये मामला 420-406 का ठगी का है। आपके दस्तावेजों का गलत इस्तेमाल करके फर्म रजिस्टर कराई गई है। जैसा कि फरियादी ने बताया कि 2019-20 में मैंने कुछ कंपनियों में 2-3 कंपनियों के नाम बताए, उन्होंने भी इनमें काम किया था। उसने बताया कि मेरे 2-3 आधार कार्ड, पैन कार्ड वगैरह मैंने वहाँ काम करने में लगाए थे, तो वहाँ से किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा इनको इस्तेमाल किया गया। भारत से ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की मांग में बहुत इजाफा देखने को मिला है। 31 मार्च को खत्म हुए वित्त वर्ष में भारत से जैविक उत्पादों का निर्यात पिछले वित्त वर्ष के मुकाबले 35% ज्यादा रहा। आप रिपोर्ट देखिए। दुनिया में जैविक उत्पादों की मांग करीब 1 लाख करोड़ की है, जिसके 10 लाख करोड़ तक पहुंचने की उम्मीद है। दुनिया में सबसे ज्यादा ऑर्गेनिक किसान भारत में है। ऑर्गेनिक खेती के मामले में भारत का स्थान दूसरा है। इस लिहाज से भारत के लिए ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स के निर्यात का बड़ा स्कोप है। वाणिज्य मंत्रालय के मुताबिक वित्तीय वर्ष 2024-2025 में भारत का ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स का निर्यात करीब 5,710 करोड़ का रहा। वित्तीय वर्ष 2023-2024 में 4,206 करोड़ था। निर्यात में बढ़ोतरी अनाज, चाय, मसाले, औषधीय पौधे, तिलहन और प्रोसेस्ड फूड की मांग बढ़ने से हुई। वित्तीय वर्ष 2024 में जैविक चावल और बाजरा का निर्यात 86.66 मिलियन डॉलर से बढ़कर वित्तीय वर्ष 2025 में 161.67 मिलियन डॉलर हो गया। ऑर्गेनिक प्रोसेस्ड फूड का निर्यात 129.61 मिलियन डॉलर से बढ़कर 154.01 मिलियन डॉलर हो गया। भारत का लक्ष्य अगले 3 साल में जैविक उत्पादों का निर्यात 20,000 करोड़ पहुंचाने का है। फिलहाल सहकारिता मंत्रालय, कृषि और वाणिज्य मंत्रालय मिलकर जैविक खेती को बढ़ाने पर काम कर रहे हैं। इससे भारतीय किसानों को काफी फायदा होगा।